हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी और बढ़िया करने के लिए हम आपके लिए ज्योग्राफी के, भूगोल के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लेकर के आए हैं कि एकदम ये क्वेश्चन VVI यानी बोर्ड में आपका 12th क्लास के बोर्ड में ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए डायरेक्ट हम प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न NCERT पैटर्न बेस्ड है, तो NCERT के प्रश्न है, एकदम आराम से बनेगा, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए पहला प्रश्न है, दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 दिख पा रहा है आपको, व्यापार, दूसरा नोड सड़क, तीसरा योजक और डी ऑप्शन है आपका योजक नोड। आप फटाफट से बताएंगे। अगर NCERT के हिसाब से अगर भूगोल पढ़े होंगे तो आप बाखूबी इसको बना पाएंगे। कई बच्चे नोड ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले बताएं कि 10 क्वेश्चन लेके आएंगे तो केवल आंसर नहीं कराएंगे, जहां समझने वाली बातें होंगी उसको हम आराम से समझाएंगे, यानी पूरे विश्लेषण के साथ। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप लाइक कर दीजिए और आगे की कहानी अब हम शुरू करें। चलिए ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि दो नोडों को जोड़ने वाले ये नोड क्या है भाई। तो देखिए, अगर कोई सड़क, ये परिवहन से लिया गया क्वेश्चन है, अगर परिवहन नहीं पढ़े हैं तब नहीं बढ़ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज पढ़ लिए हैं और नहीं बढ़ रहा तब प्रॉब्लम है। तो चलिए परिवहन का क्वेश्चन देखते हैं। एक सड़क मार्ग मान लेते हैं इधर से आई और एक सड़क इधर से आई। कई सड़कें ऐसे देखे होंगे कि जहां आपका कोई बाएं से आ रहा है, कोई दाएं से, और एक ऐसे जगह जहां पे ये दोनों सड़कें जो है ऐसे इधर से आई, इधर से आई, ये दोनों सड़कें जो है यहाँ पे मिल गई। तो इसी को परिवहन में पढ़ेंगे हम कि इसी को कहते हैं सर नोड। याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, तो नोड कहते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, कोई इधर भी कोई शहर होगा, जगह होगा जहां पे इधर से एक सड़क आके मिली, एक सड़क इधर से मिली, तो एक नोड तो ये भी हो गया। अब जब एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया और इधर से एक सड़कें गई जो इधर चल जाती है, अब इधर से आप इधर जा सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, तो एक ये नोड हो गया और एक जो है ये नोड, तो ये दो नोड हो गया। तो दो नोड को जोड़ने वाली जो सड़क होगी उसको सर कहते हैं योजक। याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं, योजक। तो ये एकदम ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न NCERT बेस है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप भुतलाई चीज रिवीजन हुई होगी, एकदम लाइक कर दीजिए, ऐसे एकदम घमासान प्रश्न चलेगा। तो यह याद रख लीजिए अब आप कि दो नोडों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको क्या कहेंगे, योजक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। चलिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है वो कहाँ है, महाद्वीप में चूज करना है सर। ऑप्शन 1 आपको दिख पा रहा है अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका और चौथा है उत्तर अमेरिका। तो आपको NCERT का ये क्वेश्चन ये सेकेंड चैप्टर से लिया गया है, जहां आप पढ़े थे सेकेंड चैप्टर बुक NCERT में डायग्राम दिया गया है कि अफ्रीका का जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज्यादा है। पढ़ाए थे शायद 2.4% जो है वो प्रति वर्ष अफ्रीका महाद्वीप का जो है वो जनसंख्या वृद्धि है। ये भी आपको बताए थे कि अगर किसी भी देश के टोटल पॉपुलेशन में अगर वार्षिक वृद्धि दर 2% के हो तो आने वाली 35 वर्षों में ही उस देश की आबादी सर डबल हो जाएगी। यानी अगर 100 व्यक्ति पर अगर अगले साल 102 व्यक्ति हो गई, 2% के वार्षिक वृद्धि अगर बढ़ रहा है सर, तो उस देश की आबादी अगले साल 35 वर्षों में आबादी जो है वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखेंगे, सभी की अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां है, तो अफ्रीका में। ध्यान रखेंगे दूसरा के ए। चलिए आगे अगर तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे तो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है। पुरुष प्रवास यानी पुरुष एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, तो इनके माइग्रेशन के पीछे का वजह क्या है, आखिर क्या जगह है कि एक जगह को छोड़ते हैं और दूसरी जगह चल जाते हैं, इसको सर प्रवास कहते हैं। क्या ये विवाह कारण हो सकता है, या फिर शिक्षा, काम और रोजगार, या फिर व्यवसाय। केवल कारण नहीं हो सकता, इसमें कोई एक मुख्य कारण आपको चुनना है।
तो बात कर ले सही जवाब की, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सर आपका काम और रोजगार। ये ध्यान रखेंगे, काम और रोजगार के कारण ही व्यक्ति हमारे यहाँ भारत में खास करके ज्यादातर एक देश से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी प्रवास ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी ग्रामीण अगर पूछता कि कोई गांव से गांव में चल जाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो आपको हम पढ़ाए थे, वहां पे हो जाएगी विवाह। और अगर कोई नगर से एक नगर छोड़ करके दूसरे नगर में जा रहे हैं तो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज के ऊपर में आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा सेकेंड चैप्टर। यहाँ पे सही जवाब आपका दूसरा के सी हो जाएगा, तीसरा के सी। अब हम बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन के ऊपर में। ये 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है सर, ये प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये तो मत पूछिए, ये जो है आपका कंपटीशन के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। 20 फरवरी को या 1 जुलाई को या 10 मार्च को या फिर 11 जुलाई को। तो सही जो जवाब हो जाएगा सर एकदम 11 जुलाई, बिल्कुल सही जवाब है, मन में फिट कर लीजिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर दम लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो एकदम वीडियो एकदम बोर्ड के एकदम कसम हम आपको दे रहे हैं, एकदम लाइक कर दीजिए। लेकिन बता दे कसम उसम कुछ होता नहीं है, खा ही लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर बात वो अनभक्ति, ऐसी मजाक कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं लीजिएगा। चलिए अब 5वें नंबर प्रश्न देखेंगे भैया। 1 मिनट 1 मिनट। 5वें नंबर प्रश्न है मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? बताइए आप, कौन कह रहे हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? क्या रिटर कहे हैं या रैडजेल कहें कि कुमारी सैंपल कहें या फिर टेलर कहें? आप फटाफट से बताएंगे कि कौन कहे। सही जवाब हो जाएगा रैटजेल साहेब की ही शिष्या है, इनका नाम कुमारी सैंपल है और ये कहे हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कुमारी सैंपल की परिभाषा है मानव भूगोल के संदर्भ में। तो 5वां के यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वीडियो में बने रहेंगे, मात्र और 5 क्वेश्चन है। क्योंकि जितना आपका अभ्यास होगा उतना ही जैसे कि बढ़िया तैयारी मानी जाएगी। प्रश्न अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे ऑब्जेक्टिव करिए चाहे सब्जेक्टिव। हमारा ऐसा मानना है कि कम से कम आप जितना भी टाइम देते हैं उसका 30%, 2 घंटा पढ़ते हैं या 3 घंटा, उसका 30% जो है वो पढ़ने में या टीचर से पढ़ने में दीजिए और लगभग 70% जो है वो कहीं ना कहीं आप वर्क करिए खुद से क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पर भी आप ऑनलाइन में जो है एक टेस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। तो 6 प्रश्न है प्राकृतिकवादी विचारक थे। कौन है प्राकृतिकवादी विचारक? बताना है आपको। प्राकृतिकवादी जिसको हम लोग कह सकते हैं नियतिवादी। सर बात नेचुरल ज्योग्राफर रैटजेल है, हम्बोल्ट है, रिटर है या इनमें से सभी? हम आपको बताए थे कि रैटजेल हो चाहे हम्बोल्ट हो चाहे रिटर हो, ये सबके सब जो है वो नियतिवाद के समर्थक हैं। तो सभी नियतिवाद के समर्थक कहलाते प्राकृतिकवादी। चूंकि नियतिवाद में आप क्या पढ़े हैं कि मानव के सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण जो होता है वो नेचर के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। तो इस विचार को क्या कहेंगे? नियतिवादी, इसी को कहते हैं प्रकृतिवादी। तो ये सब के सब उसी में आते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक हम्बोल्ट से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, कहेगा कि कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है? कॉस्मोस 1 मिनट कहेगा आपसे कि कॉस्मोस पुस्तक, यहां बताते चले कॉस्मोस पुस्तक के जो लेखक है, कॉस्मोस लिखा गया, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कॉस्मोस पुस्तक के लेखक तो हम्बोल्ट हैं। ये पूछता है कॉस्मोस पुस्तक के लेखक हम्बोल्ट हैं। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कॉस्मोस माने कसना है कौची भाई, तब बोल्ट कसना है, याद रखेंगे। कौची कसाता है? नट बोल्ट कसाता है, तब बोल्ट कौची करेंगे? कसना है। कॉस्मोस कैसू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के याद रखेंगे, सही जवाब डी हो जाएगा, सबके सब प्राकृतिकवादी है। बस 7वें नंबर प्रश्न पे आ गए हैं और 10वें नंबर बड़ा जल्दी ही खत्म करने वाले हैं। कहता है 7वां नंबर प्रश्न, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सर ये ना बने तो क्या बनेगा? जल्दी से आपको बताना है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है?
12th क्लास में तो पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी हम मानव भूगोल ही पढ़ते, बताना है इसके जनक कौन है, स्ट्रैबो है, टॉलमी है, हैकेल है, रैटजेल है। सही जवाब हो जाएगा आपका रैटजेल, यानी मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रैटजेल। कहाँ के निवासी, कई बार ये भी आ जाएगा कि फ्रेडरिक रैटजेल किस देश के भूगोलवेत्ता हैं भाई, तो ये है आपका जर्मन के। कहाँ के हैं? जर्मन के। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े हम। 8वें नंबर प्रश्न है, कहते हैं कि निम्न में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे जांग का कटोरा लिखा गया, आप इसको देखिएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ पे सही आप पढ़िएगा, जंग का कटोरा के नाम से किसे पुकारा जाता है। लोरेन को, बफालो को, मैरिस विले या फिर पीटर्सबर्ग। सही जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा पीटर्सबर्ग। ये ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा कहा जाता है, तो पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि ये पीटर्सबर्ग जो जगह था, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता था, काफी सारे इस्पात वगैरह ये सब बनते थे, उद्योग धंधे के लिए कच्चे माल भी तैयार होते थे। एक समय में इंडस्ट्री को लेकर करके और इस जगह का महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन अब धीरे धीरे वो विकसित देश क्या हुआ है भाई, तो विकसित देश जो है वो अब मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ने लगा है, अब वो सब सर्विस सेक्टर में चल गया है, यानी सेवा क्षेत्र में गया है। तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलाप का दौर आ गया है, तो अब ये उत्पादन को छोड़ रहा है। धीरे धीरे ये जगह क्या हो गया है कि यहाँ पर प्रदूषण वगैरह पहले ज्यादा होता था, चिमनी टाइप के उद्योग चलते थे, तो अब ये धीरे धीरे ये सब टूट फूट रहा है। किवाड़ उबाड़ को बेच के वहां पे बड़े बड़े ऑफिस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जहां सर्विस सेक्टर का काम हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जंग लगने लगा, उसी तरह से इसका नाम दिया गया है। माने औद्योगिक का महत्व जो कम रहा है ना, उसको लेकर के कि इसको जंग का कटोरा कहा गया है। तो आप कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं कि आखिर क्यों इस पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जा रहा है। चलिए अब मात्र 2 ही प्रश्न है, इसको भी आप देख ही लीजिए, मटियाइए मत। चलिए देख लेंगे ध्यान से। कहते हैं कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। यही सब कुछ सवाल जो है वो आपके बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं, एकदम ध्यान में अभी से रखते चलिए। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? सर कहवा एकदम नहीं, कोको होगा, गन्ना होगा, ये चुकंदर होगा। बिल्कुल सही जवाब, चुकंदर, गन्ना इस सब का इस्तेमाल नहीं होता, इसे चीनी बनता है। कोको याद रखेंगे, कोको से क्या बनता है आपका, तो चॉकलेट बनता है। चलिए ध्यान रखेंगे, 9वां के हो गया यहाँ पे बी। अब एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, देख तो लो सर, बढ़िया सा प्रश्न लाए हैं आपके लिए, एकदम रसगुल्ला वाला, मजा आ जाएगा खाइएगा तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है? बताइए, कोई उद्योग के लिए कच्चा माल बनावे ऐसा कौन इंडस्ट्री है? क्या कुटीर उद्योग होगा, छोटे पैमाने के होगा, आधारभूत उद्योग होगा, स्वच्छंद उद्योग होगा? ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप से क्वेश्चन लिया गया है। सही जवाब आपको बता दे, सही में बता दे, आपको सही में बता दे, एक कमेंट जरूर कर दीजिए। उतने देर से वीडियो देख रहे थे, अभी तक आप मटियाए थे, आप सब लोग मिल करके कमेंट करिए। कमेंट एकदम धड़ाधड़ आना चाहिए। हम आपके लिए सप्ताह में 1 से 2 वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सब का ऑब्जेक्टिव 10-10 क्वेश्चन के देते रहेंगे। तो एकदम सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट तो एकदम नहीं करना भूलिए। चलिए अब हम बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्योग, देखिए आधारभूत जो उद्योग होते हैं ये वैसे उद्योग को कहते ही हैं कि जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करें। जैसे कोई कंपनियां स्टील बना रही, सर स्टील का मतलब इस्पात बना रही है, इस्पात हिंदी में इसको कहते हैं इस्पात। तो क्या हम इस्पात का प्रयोग हम करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं। वो इस्पात क्या करेगा, जैसे मान लेते कोई बर्तन बनाने वाले कारखाना है, तो यहां से एक इंडस्ट्री कच्चा माल बना रहा है, तो ये कच्चा माल इस्पात के रूप में बन गया स्टील, और स्टील को ये लेके आएगा बर्तन वाला, उसको पीट कर करके या तो वो ग्लास बना दे, या फिर वो जैसे कि कटोरा बना दे, प्लेट बना दे, जो भी बनाए इस कच्चे इस्पात से, तो स्टील का वो बर्तन बना दिया। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल कहाँ से आया भाई, तो ये इंडस्ट्री, ये कोई इंडस्ट्री से तैयार किया गया, जिसमें मैग्नीज मिलाया गया, जिसमें आपका लोहा टीना जो हमारे यहाँ से जाता है, उन सब को लोहा वहा को भट्टी में गला दिया जाता है, साथ साथ मैग्नीज मिला दिया जाता है, वो जंग रोधी पदार्थ बन जाता है, जिसको स्टील कहते हैं। और स्टील किसी इंडस्ट्री को जाता है, हम डायरेक्ट कच्चा इस्पात को यूज नहीं करते, हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, स्टील के अलग अलग चीज यूज करते हैं, तो
वो अलग इंडस्ट्री से बन के आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब कोई ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए वो कच्चा माल तैयार करता है, ऐसे उद्योग को कहते हैं आधारभूत उद्योग। चलिए ऐसे ही कुछ आप प्रश्न लेकर के हम आपके लिए 10-10 लेकर के आएंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए एकदम धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।